अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस इंडियन मुस्लिम और भी बहुत सारी बातें करेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में जो अंत में देखा था वो यही था कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ था। तो अब जहां पर हम लोगों ने रोका था वहां से आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 44 पर थे हम लोग, वहीं पर हैं हम लोग। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है, डिस्पाइट द हॉस्टिलिटी ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स द डिमांड ऑफ द इंडियन गुड फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज परसिस्टेड। चाहे वो कितना भी जो ये लिखा हुआ है, डिस्पाइट द हॉस्टिलिटी ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरर, चाहे कितना भी जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर और बाकी जो लोगों के बीच में जो शत्रुता थी, उसके बावजूद जो इंडियन गुड्स था, वो इंडियन सामान था, जो भारतीय सामान जो थे वो यूरोपियन नेशन में, यूरोपियन कंट्रीज में मांग में थे। वही लिखा हुआ है, डिस्पाइट द हॉस्टिलिटी ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर द डिमांड ऑफ द इंडियन गुड फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज परसिस्टेड। अब भारत में अंग्रेजों का शासन था, यानी कि ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड वाले मैन्युफैक्चरर के साथ शत्रुता वाला व्यवहार था, लगभग शत्रुता थी। उसके बावजूद भारतीय सामानों की जो मांग थी, इंग्लैंड नहीं बाकी जो यूरोपियन नेशन थे, पुर्तगाल हो गया, हॉलैंड हो गया, बाकी जो डच वगैरह ये सारे जो हो गए, यहां पर इसकी मांग थी, अच्छी खासी मांग थी। हेंस ऑल द गुड्स इंपोर्टेड by the company to England used to be re-exported to these country। इसके बाद क्या था, वही लिखा हुआ, डिस्पाइट द हॉस्टिलिटी ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरर द डिमांड, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर द डिमांड फॉर द इंडियन गुड फ्रॉम अदर कंट्री परसिस्टेड। इसलिए क्या होता था कि जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, वो भारत से सामान को खरीदते थे या फिर भारत से सामान को एक्सपोर्ट करते थे अपने देश में, और फिर वहां से बाकी देशों को, बाकी यूरोपियन नेशन को जहां पर ये मांग होती थी वहां पर बेचा जाता था। बट ड्यू टू द माउंटिंग hostilities between England and the other European country, first during the American War of Independence and later during the Napoleonic War, this export suffered a severe setback। लेकिन बाद में जैसे इन लोगों में यानी कि इंग्लैंड के और बाकी जो मैन्युफैक्चरर थे उनके यानी कि इंग्लैंड के मैन्युफैक्चरर और बाकी देशों के बीच में, चूंकि इंग्लैंड और बाकी देशों में यानी कि यूरोपियन नेशन में, यूरोप के अलग अलग देशों में आपस में युद्ध हो गया था, और ये जो समय था ये अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है या फिर कहा जाता है नेपोलियनिक वार। इन सब के समय जब यूरोपियन नेशन आपस में लड़ रहे थे, तो इन सब के रिश्ते जब खराब हो गए थे, तो ये सारी चीजें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था ये भी सेटबैक हो गया था, ये भी गिर गया था, इसका भी पतन हो गया था, ये सारी चीजें भी खराब हो गई थी। वही लिखा हुआ है कि डिस्पाइट द हॉस्टिलिटी ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर आपस में ही शत्रुता वाला व्यवहार करते थे, अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर थे, द डिमांड ऑफ द इंडियन गुड्स फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज परसिस्टेड। इसलिए डिमांड जो था बाकी यूरोपियन कंट्रीज का वो था, वो तो चल ही रहा था। तो क्या था कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर भारत से सामान को खरीदता था और फिर बाकी देशों को बेचता था, यूरोपियन नेशन को बेचता था। लेकिन बाद में जब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें या नेपोलियनिक वार की बात करें, नेपोलियनिक वार जो अलग अलग हुए थे उसकी बात करें, तो उस समय जब आपस में ये लोग लड़ गए, तो उस समय ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, और परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द इंपोर्ट ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम बंगाल। और इसके कारण से जो बंगाल से जो कॉटन गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता था, वो सारी चीजें जो है एज अ रिजल्ट देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द इंपोर्ट ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम बंगाल। जो बंगाल से ये लोग कॉटन गुड्स को इंपोर्ट कराते थे, यानी कि बंगाल से, हमारे बंगाल से जो कॉटन गुड्स जो है एक्सपोर्ट होता था यूरोपियन नेशन में, खास तौर पर बंगाल, खास तौर पर इंग्लैंड में, वो सारी चीजें जो हैं वो कम हो गई, बहुत ज्यादा पतन हो गया। मोर ओवर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर टू इंप्रूव द, पृष्ठ संख्या 44 से 45 पर आ रहे हैं, क्वालिटी एज वेल एज द आउटपुट ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इन लोगों के देश में,
औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद भी जो बचा कुचा जो क्राफ्ट और जो टेक्सटाइल का जो चीजें थी भारत के रिस्पेक्ट में, इन लोगों के लिए वो सारी चीजें और ज्यादा डिक्लाइन में चला गया, और ज्यादा पतन में चला गया। अब हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 45 पर, तो अब पृष्ठ संख्या 45 पर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, ये जो हम लोग डिक्लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो in addition the company started importing raw material cotton from Bengal at very cheap prices to feed the mechanized textile mills in England। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति आ गई इंग्लैंड जैसे देशों में, तो अब क्या कर रहा है, वहां पर कपड़ा तो बनेगा, कपड़ा तो बनना है, अब हाथ से नहीं बनेगा, मशीन से बनेगा, तो मशीन से बनेगा तो कपड़ा बनेगा, तो उसके लिए कच्चा माल तो चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए, कॉटन वगैरह तो चाहिए। तो इसके लिए अब ये लोग क्या किए, चूंकि भारत उनका उपनिवेश था, या फिर कहे तो भारत उनके नियंत्रण में था, तो भारत के बंगाल से जो कॉटन वगैरह था, जो रॉ मटेरियल था, वो सारी चीजें बहुत सस्ते दामों में ये अपने देश में ले जाया करते थे। The company then exported bulk of finished cotton textile from Manchester to Bengal। The company then exported bulk of finished cotton textile from Manchester to Bengal। उसके बाद जो वहां पर मैनचेस्टर में यानी कि अपने देश के एक जगह पर बनाया करते थे सामान, उस फिनिश्ड गुड्स को फिर बंगाल से कच्चा माल ले गए, हमारे ही यहाँ से कच्चा माल ले गए, अपने यहाँ पर कपड़ा बनाए और उस कपड़ा को फिर यहीं पर लाकर बेच रहे हैं। एक तो सस्ता में ले गए, ऊपर से लाकर महंगा में बेच रहे हैं, हर तरीके से शोषण कर रहे थे। ड्यू टू द सोफिस्टिकेशन ऑफ मशीनरी, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ चीप कॉटन गुड फ्रॉम मैनचेस्टर फ्लडेड इन इंडियन मार्केट एंड मोस्ट डिस्ट्रॉयड द इंडियन इंडस्ट्रीज। अब चूंकि मशीनीकरण हो गया, जो एक घंटा में एक सामान मान लेते हैं बनता, अब एक घंटा में 10 सामान 100 सामान बन रहा है। जहां पर एक इंसान परेशान होकर थक जाता था बनाने के लिए, अब वहां पर मशीन जो है बहुत सारे सामानों को बना रहा है, तो सारी चीजें जो है वो व्यवस्थित हो गई, आसान हो गया। आसान होने के कारण से, लागत कम होने के कारण से, जो कपड़ा जो बनकर तैयार हो रहा था उसका भी जो लागत, उसका भी जो दाम है, मूल्य जो है वो कम हो गया। और इस कम मूल्य के कारण से, कम प्राइस के कारण से, ये जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो सामान था वो भारत के मार्केट में भारत के लोगों के द्वारा खुले हाथों से एक्सेप्ट किया गया, खरीदा गया, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अच्छा सामान भी मिल रहा था, अलग अलग तरीके का सामान भी मिल रहा था, कम दामों में भी मिल रहा था, जिसके कारण से भारत का जो हैंडीक्राफ्ट और जो हाथ से चलने वाला जो उद्योग था कपड़े का, वो सारा कुछ जो है वो बर्बाद हो गया, क्योंकि भारत में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी। भारत में इंडस्ट्री या फिर कहें तो जो मशीन वाली इंडस्ट्री थी वो नहीं आई थी। आगे लिखा हुआ है, द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉटन गुड्स एनुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड वाज अबाउट 1200,000 पाउंड। यहां पर लिखा हुआ है जो एवरेज वैल्यू जो था कॉटन गुड्स का, जो एनुअली एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड से, उसका वैल्यू लगभग 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख पाउंड के आसपास था। और यह बात हम लोग 1786 से 1790 की कर रहे हैं। बाई 1809 इट इंक्रीज टू 18,40,000 18,40,000। जो 12 लाख था वो 18,40,000 हो गया 1809 में। जो 1786 से 1790 में 12 लाख था वो 1809 में 18,40,000 हो गया। इन द अर्ली 1800, अगर वो शुरुआती 1800 के बाद की बात करें, शताब्दी की बात करें, इंडियन कॉटन एंड सिल्क गुड इंपोर्टेड into Britain faced duties of 70 to 80%, whereas British import into India faced duties of only 2 to 4%। अब और ज्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि जो भारत का जो कॉटन और सिल्क गुड्स था उस पर जो इंपोर्ट जो होता था, जो अंग्रेज खरीदते थे, उसे 70 से 80% ड्यूटी, जबकि वो लोग जो भारत में बेचते थे वो 2 से 4% कर पर बेचा जाता था, भेजा जाता था। That is why British import of cotton manufactured into India increased by 50 times and Indian export dropped to 1/4। और इसी के कारण से
अंग्रेजों का सामान भारत में और 50% की तेजी से विकसित हो गया और ज्यादा बढ़ गया, और भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 1/4 घट गया, यानी कि 25% से घट गया। सिल्क गुड्स, वूलनेस, आयरन, पॉटरी, ग्लासवेयर एंड पेपर ऑल्सो मेट विथ सिमिलर फेट। और यही सारी चीजें जो है वो सिल्क के सामान, वुलन सामान, आयरन, घड़ा, ग्लास के सामान, इन सारे चीजों के साथ भी हुआ। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मिलियन ऑफ रुइंड आर्टिसियन एंड क्राफ्टमैन, स्पिनर, वेवर, पॉटर्स, स्मेल्टर्स एंड स्मिथ वेयर रेंडर्ड जॉबलेस एंड बिकम लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर। और इसी के कारण से जो बहुत सारे जो बुनकर थे, बहुत सारे जो शिल्पकार थे, बहुत सारे जो कलाकार थे, बहुत सारे जो घड़ा बनाने वाले थे, और बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो इन सारे उद्योगों में काम कर रहे थे, भारत के लोग, वो बिना नौकरी के हो गए, यानी कि उनका वो बेरोजगार हो गए, बिना रोजगार के हो गए, और वो लोग एक तरीके से लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर बन गए, यानी कि भूमिहीन कृषक बन गए, यानी कि किसान बन गए। और किसानी करके अब उन लोगों ने अपना भरण पोषण शुरू किया, अपने आप को आगे बढ़ाया। अभी हम लोग को और भी बातें करनी है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को इस अध्याय में देखनी है, लेकिन इन सारे चीजों के लिए हम लोग को मिलना होगा अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो फिर इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।